Question number 14. A pendulum bob of mass 50 gram is suspended from the ceiling of an elevator. Find the tension in the string if the elevator goes up with acceleration 1.2 meter per second square, goes up with deceleration 1.2 meter per second square, goes up with uniform velocity, goes down with acceleration, goes down with deceleration, goes down uniformly. तो टोटल 6 केसेस अपने को दे रखे हैं। ओके, तो यदि आपको आंसर पता हो तो टेंशन जो होता है वो होता है m इंटू जी इफेक्टिव। एक तो ऐसे भी कर सकते हो, करेक्ट। अब हर बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ या हर बार ही आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको दोनों तरीकों से आप ट्रीट कर सकते हो। तो यदि मैं एक जनरल फॉर्मूला आपके लिए डिराइव करूं, ओके, जनरल डिस्कशन, जो कि हमें ये याद भी होना चाहिए कि सपोज दिस इज अ बॉब और इस बॉब का मास है m, और मान लो ये एलिवेटर a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? एलिवेटर का एक्सेलरेशन क्या है? ऊपर की तरफ a है। तो ऐसे में यदि मुझे टेंशन निकालना है तो देखो, दिस इज द ब्लॉक या दिस इज द बॉब। बॉब पे नीचे क्या लगेगा? बॉब पे नीचे लगेगा m g। बॉब पे ऊपर क्या लगेगा बच्चों? टेंशन p। क्या यही दो फोर्सेस हैं इस बॉब पे? यस। ग्राउंड फ्रेम से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या ये बॉब रेस्ट में है? नहीं, एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो बॉब भी क्या जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा विथ एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पे मैं साइड में मार्क कर देता हूँ इसका एक्सेलरेशन a। अब हम लोग क्या करेंगे? वी विल अप्लाई F इज इक्वल टू एम ए। कौन सा फोर्स पॉजिटिव है? ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला फोर्स नेगेटिव, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इंप्लाइज टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। एम कॉमन लेके ये लिख ही लोगे आप। अच्छा, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? जी इफेक्टिव, एम इंटू जी इफेक्टिव, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं। तो जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा ए, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी प्लस ए। जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए व्हेन एक्सेलरेशन इज अपवर्ड। तो डाउनवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा? जी माइनस ए। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर जो आप बोलो तो मैं इसी चीज को पूरा का पूरा दोबारा से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। मान लो बच्चों ये एलिवेटर है, ओके, और इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्या इस बॉब का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा? यस। तो जब आप F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करोगे तो ये जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो जवाब क्या है? नेगेटिव। ओके, तो दिस इज G माइनस ए। तो यहाँ पे G इफेक्टिव क्या हो जाएगा बताओ? G माइनस ए। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर होता है तो G इफेक्टिव क्या होता है? G प्लस ए। एक्सेलरेशन नीचे हो जाए तो G इफेक्टिव क्या हो जाता है? G माइनस ए। तो इस चीज को हम लोग याद भी रखेंगे, करेक्ट। अब चलो हम लोग एक एक केस को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार पढ़ते हैं हम लोग क्या दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए पार्ट कि गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऊपर जा रहा है, और एक्सेलरेशन कितना है? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जी इफेक्टिव आपको पता है व्हाट इज जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव इज इक्वल टू 9.8 प्लस 1.2। जी कुछ नहीं दिया तो हम लोग 9.8 अज्यूम करेंगे।
यहाँ पे देखो गोज अप विथ डिसलरेशन, मतलब ऊपर जा रहा है, लेकिन डिसलरेशन है मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। करेक्ट। तो चलो पहले ए और बी पार्ट करते हैं हम लोग। देखो ए पार्ट में क्या है, जा रहा है ऊपर और एक्सेलरेटेड है मतलब एक्सेलरेशन भी ऊपर है। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा दोस्तों, जी प्लस ए, दैट इज 9.8 प्लस 1.2, that is 11 meter per second square. So what is tension? Tension is equal to m into g effective. मास कितना है, 50 ग्राम है क्या? तो मास को आप केजी में कन्वर्ट कर लो। ओके, तो मैं यहीं पे ये काम कर देता हूँ। m is equal to 50 ग्राम, so this is 50 into 10 raised to power minus 3 kg, correct? So this is 0.05 kg. तो 0.05 इंटू 11, ओके, न्यूटन। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये तो कैलकुलेशन, 0.55 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट में क्या दिया है, गोज अप विथ डिसलरेशन, जा ऊपर है लेकिन डिसलरेशन हो रहा है। बी पार्ट में देखो जा किधर है, गोइंग अप, अप मतलब वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, डिसलरेशन है, डिसलरेशन बोले तो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। इसका मतलब जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस ए, दैट इज 9.8 माइनस 1.2, तो कितना हो जाएगा ये, 8.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8.6 इंटू 0.05, तो दिस इज 0.43 आएगा। तो देयर फॉर टेंशन विल बी इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव, करेक्ट। मास है 0.05 इंटू 8.6, तो दिस इज 0.43। सी पार्ट क्या बोल रहा है, गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब आप समझ ही गए, जी इफेक्टिव जी के इक्वल हो जाएगा। जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी, देयरफॉर टेंशन इज इक्वल टू एम जी लिखो या एम जी इफेक्टिव लिखो, जो आपकी इच्छा। तो 0.05 इंटू 9.8, तो क्या ये 0.049 हो जाएगा, सॉरी 0.49। ओके, डी पार्ट, डी पार्ट में क्या बोल रहा है, गोज डाउन। तो देखो जा रहा है नीचे और नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा, जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, नीचे की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेटेड है मतलब जो एक्सेलरेशन होगा अलोंग द वेलोसिटी होगा। सो व्हाट इज जी इफेक्टिव, दिस इज अगेन नीचे आ रहा है तो जी माइनस से 9.8, तो क्या ये फिर से 8.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्या मैं सही लिख रहा हूं? ओके, तो टेंशन विल बी इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव। अब ये कैलकुलेशन ऊपर में किया था, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 0.43 न्यूटन। ई पार्ट, ई पार्ट में क्या बोल रहे हैं, गोज डाउन विथ डिसलरेशन। तो देखो जा रहा है नीचे लेकिन रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन कब होगा, जब इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो जाए। कोई चीज नीचे जा रही है और उसका एक्सेलरेशन भी नीचे है तो आप बोलोगे एक्सेलरेटेड है। कोई चीज नीचे जा रही है और एक्सेलरेशन ऊपर है तो आप बोलोगे रिटार्डेड है या फिर डिसलरेशन है। तो एक्सेलरेशन ऊपर होता है तो जी इफेक्टिव क्या होता है, जी प्लस ए, दैट इज 9.8
plus 1.2, correct? So this is 11 meter per second square. So what is tension in this case? Tension is equal to m g इफेक्टिव. अभी कैलकुलेट किया था, पार्ट शायद ए था नहीं, 0.55 न्यूटन आया था. एफ पार्ट में क्या दिया है क्वेश्चन? गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा तो एक्सेलरेशन इज 0. जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी, so tension is, and this is equal to 0.49 Newton. Okay, next question number 15. A person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator. एक पर्सन है और वो एक वेइंग मशीन पे खड़ा है, और जो वेइंग मशीन कहाँ पे रखा हुआ है? वेइंग मशीन इज प्लेस्ड, देखो पढ़ो इस चीज को, क्या लिखा है? वेइंग मशीन इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर. एलिवेटर के फ्लोर पे वेइंग मशीन रखा है. ओके, द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन. एलिवेटर क्या करता है? ऊपर की तरफ जाता है विथ सम एक्सेलरेशन. फिर एलिवेटर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर अ व्हाइल एंड फाइनली डिसेलरेट टू स्टॉप. तो पहले एक्सेलरेशन ऊपर होता है, फिर क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है थोड़ी देर, और फिर डिसेलरेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे. ओके, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट्स रिकॉर्डेड आर 72 kg एंड 60 kg. मतलब मैक्सिमम वेट कितना रिकॉर्ड किया? 72 kg. मिनिमम वेट कितना रिकॉर्ड किया? 60 kg. Assume that the magnitudes of acceleration and deceleration are same. मतलब जितने से एक्सेलरेट किया उतने से ही रिटार्ड किया. हमें अज्यूम करना है कि वो मैग्नीट्यूड सेम है. फाइंड द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन, और दूसरा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. और क्वेश्चन में दिया है कि हमें जी की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो वेट रिकॉर्डेड का मतलब कितना वेट क्या होता है एक्चुअली? मशीन तो नॉर्मल फोर्स मेजर करती है, और हम लोग कैलिब्रेट करके क्या करते हैं? उसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, तो मैक्सिमम मास इसने कितना रिकॉर्ड किया? इसने मैक्सिमम मास रिकॉर्ड किया 72 kg. इसका मतलब मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स कितना लगा होगा? मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स इस पर्सन पे कितना लगा होगा बताओ? क्योंकि नॉर्मल फोर्स को ही तो हम लोग केजी में कन्वर्ट करके क्या बोलते हैं? वेट के इक्वल. तो मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू 72 इंटू जी, where g is acceleration due to gravity. g को ग्राम मत पढ़ लेना. ओके, सिमिलरली मिनिमम मास उसने कितना कैलकुलेट किया? मैं ये पूरा लिख दूं क्या? मैक्सिमम ऐसे लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से. मैक्सिमम मास recorded by the weighing machine. मैक्सिमम मास रिकॉर्डेड कितना है बच्चों? ये 72 kg. तो मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स अब देखो क्वेश्चन लगा के हमें ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा कि मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स तब लगता है जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो. ओके, एक्सेलरेशन 0 होता है तो नॉर्मल वेट ही हमें दिखता है, और वेट कम कब दिखता है? जब एक्सेलरेशन नीचे हो. तो मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स कितना लग जाएगा बच्चों बताओ? 72 इंटू जी. करेक्ट. ये कब लगेगा? जब एक्सेलरेशन ऊपर होगा.
सिमिलरली इसी के करस्पॉन्डिंग एक मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम मास रिकॉर्डेड कितना है बच्चों? ये 60 kg। सो मिनिमम नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा? व्हाट इज मिनिमम नॉर्मल फोर्स? 60 इंटू जी। नॉर्मल फोर्स सबसे ज्यादा कब होता है? जब एक्सेलरेशन ऊपर हो। मिनिमम नॉर्मल फोर्स कब होता है? जब एक्सेलरेशन नीचे हो। तो सपोज दिस इज द पर्सन, मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स, इसको मैं बोल देता हूं N1 और इसको बोल देता हूं बच्चों मैं N2। करेक्ट? तो एक ये केस है और एक और केस यहां होगा, यहीं पे ड्रॉ कर देंगे। यस। तो केस वन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। तो जब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा उस केस में मैक्सिमम नॉर्मल लगेगा N1। नीचे क्या लगेगा? नीचे लगेगा mg। सेकेंड केस क्या होगा बच्चों? सेकेंड केस में मिनिमम नॉर्मल कब लगेगा? जब इसका एक्सेलरेशन हो नीचे। ओके। नॉर्मल लगेगा किधर? N2 ऊपर की तरफ और नीचे क्या लगेगा? mg। करेक्ट? तो अब मैं क्या लिखूंगा? इसके लिए क्या लिखूंगा? अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव अज्यूम कर लूं तो N1 माइनस mg। N1 मुझे पता है, व्हाट इज N1? N1 इज 72g। तो 72g माइनस mg, ये आ गया पहला इक्वेशन। करेक्ट? दूसरा इक्वेशन, N2 पॉजिटिव फोर्स है, mg नेगेटिव फोर्स है, नीचे की तरफ है। दिस इज मास इनटू क्या लिखूंगा? माइनस है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। N2 कितना है? 60g। दिस इज माइनस mg इज इक्वल टू माइनस m ए। करेक्ट? दिस इज इक्वेशन 2। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड जैसे ही करोगे एम ए और एम ए वाले टर्म हो जाएंगे कैंसिल, और यहां से आपका पहला पार्ट आ जाएगा। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है? ट्रू वेट ऑफ द पर्सन या ट्रू मास निकाल लो। सो व्हेन वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 प्लस 2 करने जा रहे हैं। एक बार चाहो तो फिर से लिख लो, 72g माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। 60g दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 132g माइनस 2mg, जी से जी हो जाएगा कैंसल। दिस इंप्लाइज m विल बी इक्वल टू 132 अपॉन 2। 132 बाई 2 66 दिख रहा है, नहीं तो ऐसे लिख लो। तो ये आ जाएगा 66 किलोग्राम। करेक्ट? ओके। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो जी की वैल्यू आप कहीं भी रख दो, सॉरी एम की वैल्यू रख दो 66 और आंसर निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 72g माइनस एम जी, तो 72g माइनस 66g इज इक्वल टू 66a। तो 72 माइनस 66 कितना हो जाएगा? ये 6g इज इक्वल टू 66a।
तो आप ध्यान से देखोगे तो A इज इक्वल टू 6G/66 या फिर G/11। ओके, G की वैल्यू कितनी है? 9.9/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 11 9 या 99, तो ये कितना हो जाएगा? 0. तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन फिगर। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, हमें ये बताना है। तो देखो, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? टेंशन। अब उस टेंशन को आप क्या करो, केजी में कन्वर्ट करके लिख दो, जी से डिवाइड करके। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे ये टेंशन और ये टेंशन नहीं निकालना है, ये कितना होगा। तो बेसिकली यदि मैंने ये निकाल लिया, देखो ये निकल गया टी, ये निकल गया टी, तो क्या ये 2T हो जाएगा? यस। तो क्या ये स्प्रिंग बैलेंस इस 2T को मेजर करेगा? यस। तो देखो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कि द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है, ये चाहो तो आप लिख सकते हो, या फिर वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर करता है, और स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? टेंशन कितना डेवलप हुआ। तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स टेंशन, और जो करस्पॉन्डिंग रीडिंग होती है उसको केजी में कन्वर्ट करके लिख दो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो करस्पॉन्डिंग रीडिंग है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? किलोग्राम में। जैसे टेंशन 20 न्यूटन आ गया, इसका मतलब 2 kg। अगर जो जी की वैल्यू मैं कितनी अज्यूम करके चल रहा हूँ, 10। ओके, तो चलो ध्यान से देखना। दिस इज 1.5 kg ऑब्जेक्ट, दिस इज 3 kg ऑब्जेक्ट। देखो रेडीमेड फॉर्मूला है टेंशन निकालने का या एक्सेलरेशन का, लेकिन फिर भी चाहो तो आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। याद रखिएगा कि दिस इज 1.5 kg एंड दिस इज 3.0 kg। हम लोग किसके फ्रेम में सॉल्व करेंगे? इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है? G/10। करेक्ट। तो यदि मैं लिखूं कि इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, यहाँ पे इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर सॉल्व किया जाए, क्योंकि उस फ्रेम में सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ओके, कंस्ट्रेंट रिलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यदि मैं एलिवेटर में ही बैठ जाऊं तो क्या मुझे लगेगा कि ये ऊपर जा रहा है? आप ऐसा खुद सोचो, मैं इस एलिवेटर में बैठ जाऊं। ओके, आप खुद एलिवेटर में बैठ जाओ। ओके, इसका एक्सेलरेशन यदि ऊपर, ये ब्लॉक यदि आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ये ब्लॉक नीचे आता हुआ नजर आएगा? यस। लेकिन यही ग्राउंड से देखोगे तो कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। तो हम लोग एलिवेटर के फ्रेम में देख रहे हैं, तो ये तो हो गया कंस्ट्रेंट। दूसरा ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज 1.5 kg, दिस इज 3 kg। सबसे पहले तो रियल फोर्सेस दिखा दो। रियल फोर्सेस क्या लगेगा इस पे? mg, दैट इज 1.5g। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन टी। इस पे क्या लगेगा ऊपर की तरफ? टेंशन टी। और नीचे क्या लगेगा? mg।
लेकिन क्योंकि एलिवेटर कैसा फ्रेम है, एलिवेटर इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एलिवेटर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो क्या मुझे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा? यस, वी विल यूज सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? एलिवेटर का एक्सेलरेशन है ऊपर, तो सूडो फोर्स लगेगा नीचे, एंड सूडो फोर्स विल बी मास इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। समझ में आ गया? अब क्या करो, आपको ये टेंशन टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप एक बार F इज इक्वल टू एम ए लिख दो दोनों ब्लॉक्स के लिए। याद रखना, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ऊपर और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है नीचे। तो पहले ब्लॉक के लिए यदि मैं लिखूं, तो पहले ब्लॉक पे T माइनस 1.5 g माइनस 1.5 g अपॉन 10, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया पहला इक्वेशन, करेक्ट। दूसरे ब्लॉक के लिए सिमिलर सिचुएशन है, ऊपर लगा टेंशन, नीचे लगा 3g, नीचे लगा क्या 3g/10, 3 × g/10, जिसको हम लोग लिख लेंगे 3g/10, दिस इज इक्वल टू मास। अब यहाँ पे एक पंगा क्या है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे है, जबकि हम लोग ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो क्या लिखोगे 3 × -a। अब आप डिसाइड करो कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या? टेंशन। तो आप इसे एलिमिनेट करोगे, बहुत ही आसान है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे इक्वेशन को कर दो इसमें ऐड, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2t माइनस 3g माइनस 3g/10 इज इक्वल टू 3a। दूसरे इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, t माइनस 3g माइनस 3g/10 इज इक्वल टू माइनस 3a। ओके, इन दोनों को ऐड करो, तो दिस इज 3t, दिस इज माइनस 6g, दिस इज माइनस 6g, तो यहां से 3t आ गया, 3t इज इक्वल टू 6g प्लस g/10 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 11g/10। 3 से कैंसिल करो तो टेंशन आ जाएगा, दिस इंप्लाइज टेंशन इज 3 × 2 = 6, तो इसको डायरेक्टली लिख लो 22g/10। लेकिन क्या जो स्प्रिंग है वो ये वाला टेंशन रीड करेगा? नहीं, स्प्रिंग बेसिकली देखो, यहाँ पे टेंशन यदि टी आया और यहाँ पे टेंशन यदि टी आया, तो क्या ये 2t होगा? यस। अब स्प्रिंग बैलेंस कहाँ लगा है? स्प्रिंग बैलेंस यहाँ लगा है, तो वो बेसिकली क्या करेगा? 2t को रीड करेगा। यस, तो आप लिखोगे कि 2t इज इक्वल टू, 2t किसके इक्वल हो जाएगा? 44g/10। तो इस 2t के करस्पॉन्डिंग मास कितना आएगा? क्या g से डिवाइड कर देंगे? देयरफॉर 2t/g इज इक्वल टू, आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? कि जैसे मैं एक मास दे दूं, तो उसका वेट निकालना है तो जी से मल्टीप्लाई कर दो, और वेट दिया है मास निकालना है तो जी से डिवाइड कर दो। तो बेसिकली टेंशन मेजर करेगा स्प्रिंग बैलेंस, लेकिन उसका कैलिब्रेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे कि वो क्या करे, उसके करस्पॉन्डिंग कितना मास आ रहा है वो मेजर कर ले। ओके, तो देयर फॉर 44/10 kg, दैट इज 4.4। समझ गए?
तो या तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो स्प्रिंग बैलेंस है वो एक टेंशन मेजर करेगा, दैट इज 44G/10, या फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो मास आएगा वो रीड करेगा 44/10। वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार से कैलिब्रेशन कर रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। A block of 2 kg is suspended from the ceiling through a massless spring of spring constant 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring? If another 1 kg is added to the block, what will be the further elongation? देखो इस क्वेश्चन में भी अगर जो आप जब देखोगे कि जिस हिसाब से डेटा दिया है, वैसे आपके लेवल पे ये अंदाजा लगाना चाहिए भी नहीं। जी की वैल्यू हमें क्या लेके सॉल्व करना है, 9.8। आंसर नहीं मैच करे फिर आप 10 के लिए ट्राई कर सकते हो। ओके, और इस प्रॉब्लम में दिक्कत यह है कि मेंशन नहीं किया है कि जी 10 लेना है, लेकिन 10 लेके ही एग्जैक्ट आंसर मैच करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जी की वैल्यू क्या लेके सॉल्व करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप टेंशन मत लो, एग्जाम में सर कैसे सोचेंगे वो एग्जाम में प्रॉपर दिया जाएगा। ओके, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में ये थोड़ी सी गड़बड़ है कि क्लियरली मेंशन नहीं है, और एक्चुअली जब मेंशन नहीं होता है तो हमें 9.8 ही लेना होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे बिना मेंशन किए भी ये खुद से 10 ले लेते हैं। ओके, 10 के हिसाब से आंसर दिया रहता है। ओके, चलो ध्यान से देखो। तो केस 1, पहले केस में क्या है, दिस इज अ 2 kg ब्लॉक ये 2 kg ब्लॉक है, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट के, दिस इज 2 kg। तो क्या देखो 2 kg पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, और ऊपर की तरफ क्या होगा, एक इलोंगेशन होगा x1। करेक्ट, ऊपर की तरफ स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा कितना, k इंटू इलोंगेशन, k इंटू x1। क्योंकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि k इंटू x1 इज इक्वल टू mg। ओके, k इंटू एक्स वन किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल। इलोंगेशन कैसे निकालोगे, k दिया है 100 Newton पर मीटर, मुझे फाइंड करना है x1, मास कितना है 2 kg, g की वैल्यू मैंने क्या बोला 10 लेना है, x1 कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। मतलब इस स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है, इस स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन है 0.2 मीटर का। ओके, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने एक 1 kg ब्लॉक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो क्या ये फर्दर और इलोंगेट होगा, x1 तो ऑलरेडी इलोंगेटेड है। करेक्ट, मान लो इसके अंदर एक फर्दर इलोंगेशन आता है कितना, x2। समझ में आ रही मेरी बात, तो when 1 kg block is attached, ओके, जब हम लोग क्या करेंगे इसमें, या फिर when 1 kg block is added to 2 kg block, आप पूरा लिख लेना, मैं बस इतना लिख देता हूं, when 1 kg block is added, further elongation is x2, further elongation is x2। मतलब और कितना एक्स्ट्रा इलोंगेट होगा, फर्दर मतलब टोटल इलोंगेशन नहीं, और पहले से थोड़ा सा इतना और हुआ, फर्दर इलोंगेशन इज x2। ओके,
तो दिस इज ऑलरेडी अ 2 kg ब्लॉक और इसके साथ हमने इस पे चिपका दिया एक 1 kg का ब्लॉक। इस स्प्रिंग में पहले से कितना इलोंगेशन था 0.2 मीटर और कितना एक्स्ट्रा हो गया x2। तो चलो ध्यान से देखना, दिस इज 2, दिस इज 1, करेक्ट। तो नीचे क्या लगेगा mg, mg कितना हो जाएगा टोटल इस बार 3g के इक्वल। ऊपर कितना फोर्स लगेगा k इंटू टोटल इलोंगेशन। पहले इलोंगेशन कितना था 0.2 मीटर, अब इलोंगेशन और एक्स्ट्रा कितना हुआ x2। तो पहले ऑलरेडी कितना इलोंगेटेड था इतने से, और कितना इलोंगेट हुआ इतना, तो टोटल इलोंगेशन कितना हुआ जो पहले था और जो और एक्स्ट्रा हुआ। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं देयर फॉर के 0.2 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10। So this is 100, this is 0.2 into x2 is equal to 30। तो 100 से डिवाइड करोगे राइट हैंड साइड को तो क्या जाएगा 0.3। सो व्हाट इज x2, x2 is equal to 0.1 मीटर। मतलब और कितना फर्दर इलोंगेशन होगा 0.1 मीटर का। क्या ये टोटल इलोंगेशन है, नहीं, ये तो हम बता रहे हैं कि कितना और इलोंगेट होगा। पहले 0.2 मीटर का इलोंगेशन था और एक्स्ट्रा कितना हुआ 0.1 मीटर। तो यदि क्वेश्चन में पूछता कि टोटल इलोंगेशन कितना होगा व्हेन 1 kg ब्लॉक इज एडेड, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर पहले था 0.2, अभी एक्स्ट्रा और ऐड हो गया इलोंगेशन 0.1, तो टोटल इलोंगेशन इज 0.3। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कितना एक्स्ट्रा इलोंगेशन आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.1 मीटर, करेक्ट।